नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में देवभूमि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे और बात करेंगे सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इनके शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त भी किया है। बहुत सारे जो हमारा जो राज्य है, यहाँ पर वन विभाग से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और वन विभाग के कारण से, उनकी एनओसी नहीं होने के कारण से और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं, भारत सरकार के स्तर पर जो हमको एनओसी मिलनी है, जिनमें क्लियरेंस होना है, उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को मिले, क्योंकि हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है। बहुत चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा रहने वाला है और शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर धामी और इसी के साथ साथ बताते चले कल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा रहने वाला है। शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर धामी और इसी के साथ साथ उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम पुष्कर धामी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कल विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम होगा, उसी में शामिल होंगे सीएम पुष्कर धामी। सुदीप जैन विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आखिरकार इस दौरे के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे अपने विमान से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनका नाइट स्टे है। अगले दिन यानी कल सुबह 10 बजे से विज्ञान भवन में देश भर के मुख्यमंत्री व न्यायाधीशों के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्यों पूरे देश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो सकती हैं उत्तराखंड को लेके, न्यायाधीश भी आ रहे हैं। एक जानकारी ये भी है कि इस बैठक को एड्रेस करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, तो लिहाजा प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, इसलिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और शायद यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री भी आज समय से थोड़ा पूर्व ही जा रहे हैं और वो कुछ उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग रहते हैं, उनके अलग अलग संगठन है, उनके लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप। तो कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा, कई महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हो सकती हैं और इसी के साथ साथ शाम 6 बजे पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे और ये महत्वपूर्ण उनका दौरा आज रहने वाला है। तो शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। 3 और 4 मई को अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में रहेंगे सीएम योगी। 5 मई को हरिद्वार में होटल हैंडओवर के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश से कुछ कैबिनेट मंत्रियों के भी आने की सूचना है। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री और संत भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्री भी साथ में मौजूद रह सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। सुदीप ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए लगातार। सुदीप, 3 और 4 मई को अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनका दौरा पक्का हो गया उत्तराखंड का? जी देखिए, सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आने की खबर को ब्रेक किया था। बाद में जिसे अन्य चैनलों ने और अन्य मीडिया हाउसेज ने फॉलो किया था। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि वो 3 और 4 तारीख को यमकेश्वर के निकट अपने गांव पिंचूर में भी जा सकते हैं। वहां एक महाविद्यालय की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहां एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें शिरकत कर सकते हैं और कुछ अपने गृह क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे।
5 तारीख को वो हरिद्वार आ रहे हैं और हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल उत्तर प्रदेश सरकार का बना है उसका हैंडओवर लेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। जो हरिद्वार में आयोजन है इसको बृहद स्तर पर किया जा रहा है। करीब 1000 लोगों का भोजन का भी आयोजन किया गया है। समझा जाना चाहिए कि एक बड़ा आयोजन हो रहा है। इसको एक, क्योंकि उसमें दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और 2 राज्यों का मामला है, इसलिए भी ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। और ये 3 दिनों का दौरा जो होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ आगे रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। दीपक बाली को उत्तराखंड आम आदमी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड आपकी पिछली कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और काम की राजनीति को उत्तराखंड के घर घर तक लेकर जाना हमारा लक्ष्य होगा। दिनेश मोहनिया ने कहा कि आप आम आदमी के हकों के लिए सदैव लड़ती रहेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आप एक भी सीट नहीं जीत पाई। आपका सीएम चेहरा कर्नल अजय कोठियाल समेत 67 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके और वही 33 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें 1000 से भी कम वोट मिले, जबकि 32 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने 5000 से भी कम लोगों की पसंद में ये प्रत्याशी आए हैं। तो उत्तराखंड आपकी सभी इकाई, देखिए, पिछला जो पूरी पुराने कार्यकारिणी थी उसको आज भंग कर दिया गया है। साथ ही साथ नए अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है और हमारा ये मानना है कि दीपक बाली के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और तेजी से साथ और सक्रियता के साथ काम करेगी और जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उनको भी आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ, पूरे ताकत के साथ लड़ने जा रही है और साथ ही साथ वो आने वाले टाइम में अपनी पूरी टीम का गठन भी करेंगे और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो जल्दी घोषित करके आप लोगों को। चलिए दीपक बाली ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। आम आदमी पार्टी का पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी अब कुछ दिन बाद बनने वाली, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बाली की ताजपोशी आम आदमी पार्टी द्वारा कर दी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए दीपक बाली जी आप मौजूद हैं। सर, नई ताजपोशी कर दी गई है और आपके कंधों पर अब पूरी आम आदमी पार्टी की कमान है, किस तरह से, किस दिशा में आप पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जैसा कि आज अध्यक्ष मेरे शीर्ष नेता द्वारा जो मुझे अध्यक्ष पर दिया गया है, उसके बाद सबसे पहले प्रदेश स्तरीय संगठन और जल्दी से प्रदेश की टीम की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय संगठन पर काम होगा। पार्टी को सबसे पहले हम संगठन के साथ मजबूत करेंगे और उसके बाद फिर जनता में जाएंगे। पिछली बार आप विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे थे, तमाम पार्टी पूरी तरह से हार गई थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं जो निकाय चुनाव है, आने वाले और भी चुनाव है, चंपावत उपचुनाव है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां रहने वाली है? चंपावत उपचुनाव में मैंने आपको बताया कि प्रदेश की टीम बहुत जल्दी घोषित करने के बाद अपने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकर मंथन करने के बाद चंपावत चुनाव पर बात करेंगे और निकाय चुनाव की तैयारियां को पार्टी का जैसे हम लोग संगठन टीम घोषित करते हैं तो निकाय चुनाव जो 2023 में होने वाले हैं उनको अब बहुत मजबूती से लड़ेंगे और प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली जी तस्वीर तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं पार्टी और मजबूती के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी मजबूती के साथ पार्टी को खड़ा किया जाएगा। फिर जर्नलिस्ट राजन बडोले के साथ संदीप नेगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देहरादून से अगली बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक लगातार जारी है और सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज बैठक ले रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के सभी आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। सतपाल महाराज प्रदेश में सड़कों को लेकर कई निर्देश दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बैठक हो रही है बहुत महत्वपूर्ण और सतपाल महाराज प्रदेश में सड़कों को लेकर के कई निर्देश दे सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक चल रही है और मुख्य तौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। संदीप नेगी लगातार बने हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, पीडब्ल्यूडी विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, कब से बैठक चल रही है, कब खत्म होने की संभावना है, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं?
जिनको देखिए, चूंकि चार धाम यात्रा से पहले अब जो सतपाल महाराज हैं, विभाग के मंत्री हैं, वो सचिवालय में उन्होंने आज ये बैठक ली और अभी आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद जो चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आदेश दिए हैं कि जो सड़कों के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द वहां पर दुरुस्त कर लिए जाए। चूंकि चार धाम यात्रा के दौरान ऐसे कई जो स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, जिनको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो अगर टिहरी की बात करें या फिर उत्तरकाशी के साथ साथ चमोली जिले में कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर की अक्सर दुर्घटनाएं होने के चांस वहां पर बने हुए रहते हैं। इस संबंध में सतपाल महाराज द्वारा जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आदेशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द वो स्पॉट वहां पर जो है ठीक कर दिए जाए। जो तमाम जो डिवाइडर है उनको भी दुरुस्त कर लिया जाए और किसी भी प्रकार की जो चार धाम यात्री जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो यात्री हैं वो चार धामों में आ सकते हैं, तो ऐसे में जो सड़क का जो चौड़ीकरण का काम है या फिर जो हाईवे जो नए बने हैं या फिर जो ऑल वेदर रोड की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं कार्य किया जाए, ताकि जो जाम लगने की स्थिति हो या फिर जो जिस तरह से जो दुर्घटना वाली जो बात सामने आती है उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। तो ऐसा में पूरी जो रिपोर्ट है वो सतपाल महाराज ने आज अपने तमाम जो अधिकारियों कर्मचारियों से जो मंगवाई है और अधिकारियों कर्मचारियों ने भी वो रिपोर्ट सतपाल महाराज को दी है कि जिसका आकलन करीब 6 महीने भर से पहले से अधिकारियों द्वारा किया गया है। उसमें विशेष तौर पर यह जाहिर किया गया है कि जो चार धाम यात्रा के अंतर्गत जो जितने भी ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं या फिर जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है उनसे किस तरह से निपटा जाए और जिस तरह से सड़कों पर अधिकांश जो जाम लगने की जो दिक्कतें होती है उस जाम से कैसे निपटा जाए, उसके लिए रिंग रोड का भी जो खाका है वो कई जगहों पर तैयार कर लिया गया है। और जो बाईपास यानी कि हम कह सकते हैं जो श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, इन जगहों पर जाम लगने की जो स्थिति होती है उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए बाईपास बनाने की जो तैयारी है उसकी भी कवायद कहीं ना कहीं इस बैठक में कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप नेगी तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अफसरों की जमकर क्लास लगाई है। सूर्यधार झील को 7 से 10 मीटर बिना परमिशन बढ़ाने पर भड़के हैं सिंचाई मंत्री। सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं। सतपाल महाराज भी बोले कि हम जो चाहे बिना परमिशन के करते रहे, कहीं की स्कीम को कहीं कैसे फिट किया जा सकता है। गलत कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सतपाल महाराज की ओर से ये साफ और स्पष्ट कर दिया गया है। सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा, हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं। सतपाल महाराज बोले, हम जो चाहे बिना परमिशन के नहीं है, जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। बहुत बहुत दुखद घटना है ये। और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या है? मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये। दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। बहुत बहुत दुखद घटना है ये। और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या है? मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये। दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डोईवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला नगर क्षेत्र में जनता और व्यापारियों के बीच माइक्रो डोनेशन अभियान चलाया है। माइक्रो डोनेशन अभियान के प्रदेश संयोजक सौरभ थपलियाल के मुताबिक माइक्रो डोनेशन एक सूक्ष्म दान है जिसमें कोई भी व्यक्ति 5 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक दान कर सकता है। और ये कहा गया कि हमारा लक्ष्य बूथ लेवल पर 20-20 लोगों तक पहुंचने का है और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम उतने लोगों का सहयोग इसमें एकत्रित करेंगे और आम जनता से आग्रह करेंगे कि जितना हो सके सूक्ष्म दान करें।
डोनेशन अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चला रही है और माइक्रो डोनेशन एक सूक्ष्म दान है जो 5 रुपये से लेकर इसमें 1000 रुपये तक का मैक्सिमम प्रावधान है दान का। तो इसके तहत आज डोईवाला बाजार में आज व्यापारी वर्ग के बीच में और आम जनता के बीच में जाकर माइक्रो डोनेशन करने के लिए लोगों से आग्रह किया और कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और तमाम बाजारों में व्यापारी वर्ग में गए हैं, दुकानदारों के पास गए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और सूक्ष्म दान किया है। हरिद्वार नगर के ज्यूर्स कंट्री सोसाइटी अपार्टमेंट कैंपस में बने स्विमिंग पूल में डूबने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा घर से जिम्नास्टिक सीखने के लिए निकला था, लेकिन वो स्विमिंग पूल कैसे पहुंच रहा है ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई और स्विमिंग पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं थे। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो इसमें हमारे बिल्डर हैं वर्धमान डेवलपर, इसके चेयरमैन जो है यूसी जैन साहब हैं। यूसी जैन साहब ने इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी, उसमें एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है और उस स्विमिंग पूल में आज एक 7 साल का बच्चा माधव नाम का डूब के मर गया। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये मेंटेनेंस चार्जेस हमसे हर महीने बड़ी मोटी रकम लेते हैं हर फ्लैट से, लेकिन आज तक इन्होंने इस मतलब पूल के लिए कोई इंस्ट्रक्टर अपॉइंट नहीं किया। अगर इंस्ट्रक्टर आज यहाँ पर होता तो शायद ये हादसा ना होता। जो इसमें हमारे बिल्डर हैं, में एक बच्चा ताइक्वांडो सीखने गया था और वहाँ से वो कब स्विमिंग पूल में चला गया और वहाँ पे स्विमिंग पूल में जाने से उसकी डूबने से डेथ हो गई है, जिस पे मौके पे तुरंत तत्काल फोर्स पहुँच गई थी और इसकी जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों को कहना है कि जो वहाँ पे सीसी कैमरे हैं उनको खंगला जाएगा, मांग है। देखिए, जब भी जांच की जाएगी तो ये सीसीटीवी सबसे प्रथम बिंदु रहता है जिसमें देखा जाएगा कि बच्चा गया तो वहाँ पे ड्यूटीज थी कि नहीं और कैसे बच्चा वहाँ तक पहुँच गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के गंग नहर में ऊंचाई से छलांग लगाने वाले एक बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी हादसे को वो दावत दे रहे हैं, क्योंकि गंग नहर में डूबने से न जाने अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों का तो पता भी नहीं चल पाया। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो तस्वीरें हैं वो कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार यहाँ पर रोका क्यों नहीं जा रहा है इन बच्चों को, किसी हादसे का आखिरकार इंतजार क्यों किया जा रहा है और कितने लोगों का तो पता भी नहीं चल पाया कि आखिरकार इस नहर में डूबने की वजह से कहाँ वो गए हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अभिभावक और पुलिस प्रशासन दोनों मौन हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे गंग नहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से गंग नहर में बच्चे खुलेआम छलांग लगा रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। चलिए एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। आईएफएस अफसर तेजस्विनी पाटिल को कॉर्बेट का चार्ज मिल गया है। वर्तमान में सीसीएफ कुमाऊं हैं तेजस्विनी पाटिल और कॉर्बेट डायरेक्टर राहुल को शासन ने अटैच किया था। अगले आदेश तक तेजस्विनी डायरेक्टर कॉर्बेट ही होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्विनी अगले डायरेक्टर कॉर्बेट होंगे अगले आदेश तक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये एक बड़ी अपडेट, तेजस्विनी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब वो इस पद पर किस तरह से अस्तित्व रहते हैं और आगे किस प्रकार से कार्य करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तेजस्विनी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इसी के साथ साथ अब हम रुख करते हैं अगली खबर का। मसूरी से अगली खबर है, देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे हो रखे अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर के जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार के निर्देशों के बाद एसडीएम सदर मनीष कुमार और एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें मसूरी देहरादून रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क किनारे 26 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया था, जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे 202 बड़े पक्के निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर के प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को तत्काल अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 2 दिनों में बड़े अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता और जौनपुर के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। जौनपुर समाज के लोगों ने पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मसूरी नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी से तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। श्वेता भारती द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पालिका में श्री विनोद कुमार प्रभारी पर्यटन के द्वारा उनके साथ कुछ अभद्रता की गई है और लिखित तहरीर उन्होंने पालिका को दी है, जिसकी कॉपी उन्होंने कोतवाल में भी दी है और संघ उसका संज्ञान लेगा और संघ ने अभी पालिका प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है और यदि उस पर तत्काल कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो कर्मचारी संघ को विवश होकर कार्यालय बंद करना या शासन प्रशासन तक भी उसकी शिकायत करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। कल से जो संज्ञान में आ रहा है, कल एक महिला हमारी कर्मचारी है, मतलब छोटी लड़की है, एक्स पार्षद उसकी सिस्टर रही है हमारे साथ, उसकी बहन के साथ बदतमीजी है ये विनोद कुमार जी कर रहे थे। कई मतलब महीनों से साल 1 आध साल हो गया था। कमेंटबाजी किसी मैसेज भेज के मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका मैं मकान बना दूंगा, ये कर दूंगा। फिर कल वो मैटर जो था ये संज्ञान में आया नगर पालिका में। उसके बाद जब हम लोग वहाँ बात करने गए तो वहाँ किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ नगर पालिका का मतलब होता है जो नगर का पालन करती है और नगर में वहाँ की जनता आती है और अब अगर वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है या अभद्र व्यवहार होता है तो हम जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो। ऐसे समय पे आपको पता है विनोद ने चौथी बार उसे माफ किया जा रहा है, उसे अवकाश दे दिया गया जिसका हम विरोध करते हैं। जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि व्यवस्थाओं में अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती है तो हमारा साथ दे, क्योंकि आज अगर उन्होंने किसी की बेटी के साथ करा तो अगला हमारी बेटी के साथ कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई होनी बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।